Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkad. I hope you all are doing well. Things are fine at your place. इस पर्टिकुलर सेशन में हम क्या कवर करने वाले हैं? So these are the articles in front of you that we'll discuss in detail in a very comprehensive manner. तो I'll give you a brief about कि अच्छा हम क्या शुरू करेंगे, क्या कुछ रहेगा इस सेशन में, so that you stay connected all throughout. ठीक है जी. सेशन अच्छे लगते हैं तो मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस व्हाइल लाइकिंग द लेक्चर. यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. लेट अदर्स नो अबाउट इट. कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक भी दे सकते हो. ओके देन, चलिए शुरू करते हैं. हमारा जो पहला आर्टिकल टॉपिक यहाँ पर मेंशन हो रखा है दैट इज रिगार्डिंग ब्लू लीडर्स. तो ये जो आर्टिकल है, हाल ही बेल्जियम में ना ब्लू लीडर्स हाई लेवल इवेंट हुआ था. दैट वाज ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन. तो ये आपके जीएस पेपर 2 से भी कनेक्ट करता है. जीएस पेपर 3 से भी आप इसको अपने एनवायरमेंट सेक्शन से ले सकते हो. सो ये ब्लू लीडर्स क्या है, ग्रुप है कंट्रीज का, क्या करते हैं, क्या इनके गोल्स हैं, वो डिस्कस करेंगे. इसमें कितनी मेंबर कंट्रीज हैं, इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है, तो वो सारी डिस्कशन होगी इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर. ठीक है जी. तो ये आपके एनवायरमेंट से पड़ गया और मेंस से तो ऑब्वियसली रेलिवेंट है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में कवर करेंगे. देन यू हैव पैरेट फीवर. बिल्कुल सही पढ़ रहे हो, पैरेट फीवर. अब ये पैरेट फीवर क्या होता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, कैसे ये फैलता है, राइट? तो वो सारी डिस्कशन हम करेंगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में. जब इस पे आएंगे तो यू विल गेट टू नो मोर. जीएस पेपर 3 से भी लिंक कर सकते हो. वैसे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको डिस्कस करेंगे. देन यू हैव कोरल रीफ वॉच प्रोग्राम. हाल ही मैंने आपके साथ कोरल रीफ को लेके एक डिटेल डिस्कशन करी थी. ये प्रोग्राम न्यूज में है बिकॉज कोरल रीफ वॉच प्रोग्राम हैज वार्न्ड कि अर्थ इज ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सपीरियंसिंग क्या, जो हमने डिस्कस किया था, 4th ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट. 3 पहले हो चुके, अब ये 4th वन. तो इसके रिगार्डिंग पूरी डिस्कशन हो चुकी है. अब ये कोरल रीफ वॉच प्रोग्राम न्यूज में है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. पेपर 3 से ही लिंक कर सकते हो. कोरल्स के बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल में कवर किया हुआ है डीएनएस के अंदर ही 2 दिन पहले होगा, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट अगर आप डेली सेशंस देख रहे हो तो आपको पता होगा कि हमने कोरल्स के बारे में कवर किया है. होमवर्क भी दिया था कि अपने जो भी जहां से भी एनवायरमेंट रेफर कर रहे हो स्टैटिक पोर्शन वहां से जाके पढ़ भी लेना. मैं आपको यहां पर स्टिल एक आइडिया दूंगी. अच्छा, मैंने आपको एक और होमवर्क दिया था, मेजर कोरल रीफ्स इन इंडिया, और किसी ने कमेंट सेक्शन में मेंशन नहीं किया. एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर, अगर एक आधा आंसर हो तो, बट डू मेंशन. आज आपका यही होमवर्क है, मेजर कोरल रीफ्स इन इंडिया कहाँ कहाँ हैं. सो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है. पार्टिसिपेट करोगे साथ में 1 and 1 तो फायदा होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा. अपने सुविधा अनुसार आप ये सेशन भी देख सकते हो. सेशन सुबह पब्लिश हो जाता है. ठीक है जी. तो एटलीस्ट मेक श्योर कि जो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ वो कमेंट सेक्शन में दो, जो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ वो अच्छे से करो. नहीं करोगे तो बाद में दिक्कत आएगी. तो इसीलिए अगर जिन्होंने कोरल्स पहले पढ़ लिया होता तो आज उनकी ये 3rd या 4th रिवीजन हो जाती. 2 उस टाइम की, एक आज थोड़ा सा कोरल के बारे में दोबारा मैं बताती, और एक आप वापस से फटाफट पढ़ते. तो जब रिवीजन होती है तो उतना टाइम नहीं लगता जितना पहली रीडिंग में लगता है. फिर आपको हार्डली मिनट लगता है अगर 4th रिवीजन होती तो, राइट? तो रिवीजन की वैल्यू को समझो. मैं एक शॉर्ट सेशन आपके साथ प्रिपेयर करूंगी. यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अपना मतलब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में कैसे एग्जाम निकल सकता है, राइट? निकल जाता है. तो फर्स्ट अटेम्प्ट अगर मैं कैटर करूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे निकालना है. फर्स्ट अटेम्प्ट में जोश बहुत हाई होता है, राइट? तो उसके लिए भी आई डिस्कस. तो वो एक सेशन रहेगा, शॉर्ट क्रिस्प सेशन आई प्रिपेयर, कि अब क्या गलतियां हम करते हैं, कैसे हमें चीज़ों को कवर करना चाहिए. फिर उसके बाद ये है आइरिस. ये क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक बेस्ट एग्जाम्पल है. इसके बारे में जब आर्टिकल आएगा तो आई डिस्कस. तो ये आप बेस्ट ऑफ अपने एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सकते हो, एडुकेशन डोमेन के अंदर भी यूज़ कर सकते हो जीएस पेपर 2 में, कि देखो टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ आगे बढ़ गई है. एडुकेशन सेक्टर में भी ये सब चीज़ें आ गई हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जब हम एआई की बात करते हैं ना, तो हम एआई के प्लस माइनस दोनों बताते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजीज जो हैं हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक हैं, क्योंकि यहाँ पर रिस्क भी साथ में आता है. तो
फायदे में ऐसे एग्जाम्पल्स आप कोट करो, नुकसान में भी ऑब्वियसली यू कैन टेल, और फिर उसके बाद हम क्या अप्रोच ले रहे हैं, कंट्री वाइड ग्लोबली क्या अप्रोच चल रही है वो बताओ, है कि नहीं? क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, हम पीछे रहे। हमें भी टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड होना पड़ेगा, राइट? लेकिन अगर किसी भी चीज को सही तरीके से यूज करो, क्या मुझे एग्जाम के टाइम पे फोन यूज करना चाहिए? मैं को बिल्कुल मत करो, वो भी नहीं होता है। मेक श्योर कि आप जो भी करो उसको एक लिमिट होता है, उसका एक तरीका होता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो बस यही है इसका भी पूरा पर्पस। कोल सेक्टर के बारे में पूरा जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर देयर इज एन आर्टिकल जो कि दैट वाज रिगार्डिंग पीआईबी में। हाँ, तो इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं इन इट्स कोल सेक्टर विद द अनवीलिंग ऑफ दैट कोल लॉजिस्टिक प्लान एंड पॉलिसी, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पेपर 1 से भी लिंक कर सकते हो, पेपर 3 से भी लिंक कर सकते हो। कोल को लेके व्हाट आर द चैलेंजेस दैट आर रिलेटेड टू इट, और वे फॉरवर्ड क्या है, सोल्यूशन क्या है, कोल लॉजिस्टिक प्लान पॉलिसी क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। स्टेटस ऑफ कोल सेक्टर क्या है इंडिया के अंदर, ये सारी डिस्कशन होगी इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। उम्मीद करती हूँ एक आइडिया आपको लग गया है कि कैसे हम प्रोसीड करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले टॉपिक के साथ। पैरेट फीवर हैज क्लेम्ड द लाइफ ऑफ 5 इंडिविजुअल्स अक्रॉस यूरोप। पैरेट बोले तो तोता है ना, तो ये कौन सा बुखार है? अब पैरेट फीवर ये होता है बाय बैक्टीरियम क्लेमाइडोफिला स्टैकी, आप इसको जैसे मर्जी प्रोनाउंस करें, सी स्टैकी। तो पहले तो ये अगर आपसे पूछे कि कैसे होता है, कैसे होता है, इट इज बाय अ टाइप ऑफ बैक्टीरियम, राइट? सो ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियम दैट मेनली इन्फेक्ट्स बर्ड्स, बट इट कैन ऑल्सो अफेक्ट अदर एनिमल्स ऑल्सो, जैसे डॉग्स हो गई, कैट्स हो गई, हॉर्सेस हो गए। ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, स्पेशली दोज अगर कोई क्लोज कॉन्टैक्ट में हो विद द बर्ड्स, जैसे कि पोल्ट्री वर्कर्स हो गए, वेटरनेरियंस हो गए, पेट बर्ड ऑनर्स हो गए, तो उनको भी ट्रांसमिट हो सकता है। कैसे होगा? तो ह्यूमंस को पैरेट फीवर हो सकता है बाय ब्रीदिंग इन पार्टिकल्स जो कि कंटेमिनेटेड हो विद दैट बैक्टीरिया। और ये पार्टिकल्स कहाँ से आएंगे? जैसे मान लो बर्ड्स के कोई फेदर्स हैं, उनकी जो ड्रॉपिंग्स हैं ऑफ इन्फेक्टेड बर्ड्स, वहां से ये पार्टिकल्स आएंगे। तो इट इज पॉसिबल कि ये ह्यूमंस को स्प्रेड हो सकती है डिसीज, लेकिन इट्स वेरी मतलब ये तो पॉसिबल है कि ह्यूमंस में ट्रांसमिशन है, लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन स्प्रेड इट्स बेसिकली इट्स वेरी रेयर, आप बोल सकते हो, एंड इट हैज हार्डली एवर बीन रिपोर्टेड कि ह्यूमन टू ह्यूमन हो। तो प्राइमरीली तो बर्ड्स को अफेक्ट करता है, ह्यूमंस को ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन पोल्ट्री वर्कर्स, वेटरनेरियंस, पेट बर्ड्स को, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है वो बहुत रेयर है। क्या सिम्टम्स होते हैं? बुखार होगा, सरदर्द होगा, मसल पेन होगी, कफ होगा, ब्रीदिंग में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, और सिम्टम्स थोड़े निमोनिया से रिसेंबल करेंगे, राइट? एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं। सीवियर केसेस के अंदर इट कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशंस ऑल्सो, सच एज माइक्रोकैरेटिटिस या फिर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, जैसे मैं बता रही हूँ। ट्रीटमेंट के अंदर एंटीबायोटिक्स हैं, टेट्रासिलिन, तो ये सब मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लेनी है, ये वो यही बोल रहे हैं कि ट्रीटमेंट्स के अंदर एंटीबायोटिक्स हैं, और डॉक्टर्स के उसमें प्रॉपरली आप 2 से 3 अगर जैसे भी आप एडमिनिस्टर कराते हैं उसके बाद फिर आप ले सकते हैं, राइट? इतने समझदार तो हम हैं, यूपीएससी पढ़ रहे हैं, हमें एएमआर के बारे में पता होगा। चलो एएमआर के बारे में आज आप पढ़ोगे, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या होता है, ठीक है जी। आगे बढ़े, जीएस पेपर 2 से कनेक्ट करता है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज रिगार्डिंग ब्लू लीडर्स। क्या है ब्लू लीडर्स? अभी क्या हुआ है, हाल ही ब्लू लीडर्स हाई लेवल इवेंट ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन वाज हेल्ड। कहाँ पे हुआ, ऐसा सवाल आएगा। पहले तो यूपीएससी में नहीं, बाकी एग्जाम्स में बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर्स की एनालिसिस तो आप सबने कर रखी होगी, बेल्जियम के अंदर। तो क्या है ये, क्या है, चलो पढ़ते हैं क्या है। कंट्रीज का ग्रुप है जो डिटरमाइन करता है टू टेक सिग्निफिकेंट एक्शंस टू सेफगार्ड दी वर्ल्ड्स ओशंस। ये रिकॉग्नाइज करते हैं द अर्जेंट नीड टू एड्रेस वेरियस थ्रेट्स फेसिंग द ओशन
इंक्लूडिंग जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, ओवर फिशिंग हो गई, पॉल्यूशन हो गया. सो ब्लू लीडर्स वो कंट्रीज का ग्रुप हो गया जो साथ में आते हैं एंड दे आर डिटरमिन्ड टू टेक सच सिग्निफिकेंट एक्शंस जो कि वर्ल्ड के ओशन को सेफगार्ड करने की जब बात आ रही है तो. राइट. सो गोल क्या है इनका? इनके 2 गोल हैं. प्रोटेक्टिंग 30% ऑफ वर्ल्ड ओशन बाय 2030. तो इनके 2 मेजर गोल्स हैं. एम्बिशियस ग्रुप है कंट्रीज का, कॉलिंग फॉर अर्जेंट एक्शन टू सेव द ग्लोबल ओशन. क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है, ओवर फिशिंग हो रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, सारे थ्रेट्स हैं. तो पहला गोल यहां पर अड़ा देंगे एटलीस्ट कितने %. एम है टू एस्टैब्लिश अ न्यू इंटरनेशनल टारगेट टू प्रोटेक्ट एटलीस्ट 30% ऑफ द एंटायर ओशन. हाउ? बाय क्रिएटिंग अ नेटवर्क ऑफ मेराइन एरियाज. राइट. सो ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज होंगे दे वुड प्रिजर्व मेराइन इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी. राइट. पहली बात. हाई सीज ट्रीटी पड़ी हुई है, इंपॉर्टेंट है, आपका होमवर्क भी है. आज आपको ये सब करना पड़ेगा. देखो, हाई सीज ट्रीटी के बारे में आप पढ़ोगे. सो द रैपिड एंड सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ अ न्यू हाई सीज treaty. Right, they want to conclude that this treaty would allow for the creation of marine areas. जैसे biodiversity areas होते हैं ना, वैसे marine areas हो जो fully highly protected हो. जैसे हमारे नेशनल पार्क में, सिंपल मतलब बहुत बेसिक तो मैं बता रही हूँ, मतलब ऐसा एरिया जो marine एरिया भी हो जो पूरा प्रोटेक्टेड हो. राइट. जहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो देखी जाए. अगर जैसे ओशन का एरिया है, अपनी मनमानी चल रही हो, तो वो नहीं हो. जो प्रोटेक्टेड नहीं है, जिनके हार्मफुल इंपैक्ट हो रहा है, सो इट वुड एनहांस द मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. राइट. सो ब्लू लीडर्स आर कंट्रीज दैट आर वर्किंग टुगेदर टू प्रोटेक्ट द ओशन. दे वांट टू सेट टारगेट्स फॉर व्हाट पर्पस? टू सेफगार्ड द पोर्शन ऑफ ओशन. हाउ? बाय क्रिएटिंग प्रोटेक्टेड एरियाज, बाय एस्टैब्लिशिंग रूल्स टू बेटर मैनेज द ह्यूमन एक्टिविटीज इन दोज एरियाज दैट आर बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन. ठीक है जी. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसी के रिगार्डिंग. सो द फर्स्ट ब्लू लीडर्स इवेंट टुक प्लेस न्यूयॉर्क के अंदर 2019 में. सेकेंड मैड्रिड स्पेन के अंदर. राइट. तो ये आपको ध्यान में रखना है कहाँ कहाँ हुए हैं. राइट. सो दीज इवेंट्स वर कॉल्ड द ब्लू COP. राइट. अब जो उनका गोल है ना, दैट इज 30 to 30. इसका मतलब दे वांट टू प्रोटेक्ट 30% ऑफ द ओशन बाय 2030. बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था. 30% ऑफ ओशन बाय 2030, तो 30 into 30. सो दे आर फोकसिंग ऑन दिस. ब्लू लीडर्स 30 into 30. राइट. सो फोकस क्या है? 30% ओशन का बाय 2030 यू वांट कि ये 30% शुड बी फुल्ली प्रोटेक्टेड, हाईली प्रोटेक्टेड. फुल्ली प्रोटेक्टेड से क्या समझ रहे हो आप? हाईली प्रोटेक्टेड से मतलब क्या समझ रहे हो? फुल्ली प्रोटेक्टेड का मतलब कोई भी देयर शुड बी नो हार्मफुल एक्टिविटीज लाइक फिशिंग, माइनिंग जो अलाउ हो. और हाईली प्रोटेक्टेड का मतलब सम लिमिटेड फिशिंग इज अलाउड, बट इट मस्ट बी डन इन अ वे दैट डजंट हार्म द एनवायरमेंट मच. ठीक है जी. So protecting these areas creates safe zone for marine life. अब वाइल्ड लाइफ थ्राइव करेगी विदाउट being disturbed by the harmful human activities. कितनी कंट्रीज हैं इसके अंदर? अभी मैंने बात करी तो मेंबर फुली प्रोटेक्टेड और हाईली प्रोटेक्टेड बता दिया. फुल्ली मतलब कोई शंका नहीं है, कोई भी वो नहीं होगा. जस्ट अ मिनट, जस्ट अ सेकेंड. हाँ जी, फुली प्रोटेक्टेड मीन्स नो activity, no destructive activities are allowed. Highly protected means only light extractive activities are there. Right. Member countries के अंदर 24 countries है. इंडिया member है या नहीं? नहीं है. India is not a member of this group. कल को elimination method से आप यहाँ से आंसर पे अप्रोच कर सकते हो. ठीक है जी. तो पता होना चाहिए कि इंडिया member नहीं है. अगला आर्टिकल आपका बात कर रहा है कोरल रीफ वॉच प्रोग्राम को लेके, जिसने वार्न किया है कि अर्थ इज ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सपीरियंसिंग 4th ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट. तो कोरल रीफ वॉच बोले तो एक ऑनलाइन टूल है, एनीवन कैन यूज फॉर फ्री. इट हेल्प्स पीपल टू कीप एन आई ऑन द हेल्थ ऑफ कोरल रीफ अराउंड द वर्ल्ड.
ओशन के टेम्परेचर को ये टूल एनालाइज करता है, सरफेस टेम्परेचर बोलते हैं ना, टू फिगर आउट कि अच्छा विच कोरल रीफ माइट बी इन डेंजर ऑफ ब्लीचिंग। हमने कल 2 दिन पहले कोरल ब्लीचिंग की बात करी। कोरल्स कैन थ्राइव इन ट्रॉपिकल एरिया, वार्म वाटर, ये सब मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ। ब्लीचिंग कब होती है? जब कोरल्स दे लॉस देयर, ब्लीचिंग का मतलब आर दे डाइड? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैंने पढ़ाया है, और अभी नहीं कि महीना पहले पढ़ाया, 2 दिन पहले ही बताया। सो ब्लीचिंग हैपेंस व्हेन कोरल्स लूज देयर वाइब्रेंट कलर्स एंड दे बिकम स्ट्रेस्ड, राइट? सो कोरल रीफ वॉच कीप्स ट्रैक ऑफ ओशन टेम्परेचर and other factors also that can harm the coral reefs. So it uses information from satellites, computer models, data that is collected directly from ocean, मतलब in situ data जिसको हम बोलते हैं। तो ये आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो व्हेन ब्लीचिंग कंडीशंस, मतलब ये कंडीशंस हो रही है तो व्हेन ब्लीचिंग कैन हैपन, रिस्क ऑफ ब्लीचिंग। सो इट एनालाइजेस सी सरफेस टेम्परेचर्स, इट आइडेंटिफाई टू, मतलब अच्छा ये कोरल रीफ्स आर एट द रिस्क ऑफ ब्लीचिंग। तो ये सब कुछ कोरल रीफ वॉच इस फ्री ऑनलाइन टूल से आपको मिलती है इंफॉर्मेशन। सो इट रिमोटली मॉनिटर्स द कंडीशंस दैट कैन कॉज कोरल ब्लीचिंग। ठीक है जी, रियल टाइम साथ में भी। तो ये जो है इस कोरल रीफ का वॉच का पर्पस है। तो ये मैंने आपको बता दिया ना, इट हैज बीन यूजिंग रिमोट सेंसिंग, मॉडल्ड एंड इन सीटू डेटा टू ऑपरेट अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डेवलप्ड बाय नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कोरल्स मैंने आपको बताया प्लांट्स नहीं है, एनिमल्स हैं जिनकी स्पाइन नहीं होती है। हर ईच कोरल इज कॉल्ड अ पॉलिप, और 1000 ऑफ पॉलिप्स दे लिव टुगेदर, एक कॉलोनी बन जाती है उनकी। कोरल्स एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होती हैं, किसके साथ? एल्गी के साथ, दैट आर कॉल्ड जूजेंथली। एल्गी क्या करता है? कोरल्स को खाना देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है, और साथ ही साथ कोरल्स क्या एल्गी को देते हैं? घर, होम। सो जूजेंथली ऑल्सो गिव कोरल्स देयर ब्राइट कलर, और अगर एल्गी वहां से निकल गई तो वो अपना ब्राइट कलर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियाज ग्रेट बैरियर रीफ इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रीफ सिस्टम स्ट्रेचिंग अक्रॉस 2300 किलोमीटर। अगली बात आती है आयरिस की। मैंने बताया था ना आपको, अभी पढ़ेंगे, एजुकेशन सेक्टर से भी लिंक होता है। स्कूल है तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर दैट हैज अनवील्ड अ ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन। किसमें? एडुकेशन में। क्या किया है? इंट्रोडक्शन, बेसिकली दे हैव इंट्रोड्यूस्ड इंडिया का पहला जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर रोबोट नेम्ड आइरिस। मेकर्स लैब एडुटेक के कोलैबोरेशन के साथ ये डेवलप किया गया है। ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड को ट्रांसफॉर्म कर रहा है थ्रू पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके एजुकेशन सेक्टर के लिए। इंटरव्यूज में भी आप मेंशन कर सकते हो, अगर कोई ऐसी बात हो एआई को लेके बहुत सवाल उठ सकते हैं, तो एआई को लेके ये बेस्ट एग्जाम्पल है जहां पर एआई को आपने एजुकेशन सेक्टर से भी लिंक किया है, और साथ ही साथ यू नो कि दीन दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि ये उसका एक एप्लीकेशन लगा लीजिए। सो इट इज अ स्पेशल आइरिस। अगर आपसे ये आइरिस इज अ टर्म इन न्यूज, क्या है ये? 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। So it is a special robot that is designed to help students to learn in a very new and interactive way. So it's the first of its kind in India. It is introduced in Thiruvananthapuram, Kerala. एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप्ड है, बच्चों के साथ बात कर सकता है, क्वेश्चंस के आंसर दे सकता है, एक्सप्लेनेशंस दे सकता है, एजुकेशनल कंटेंट शेयर कर सकता है थ्रू पर्सनलाइज्ड इंटरैक्शंस। ऐसा लगा लो एक स्मार्ट टीचर है हु कैन हैव कॉन्वर्सेशन विद स्टूडेंट्स। टीचर्स तो वैसे ही स्मार्ट होते हैं, ऐसा है क्या? चलो जोक्स अपार्ट, व्हाट मेक्स आइरिस स्पेशल? इसका यूनिक डिजाइन है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, राइट? इट कैन मूव अराउंड फ्रीली ऑल्सो, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट्स, हैंड ऑन लर्निंग एक्टिविटीज, मतलब इट कैन मूव इट्स आर्म बॉडी लाइक अ ह्यूमन। मैं आपको लेमन टर्म्स में बता रही हूँ, एक रियल तरीके का, मतलब यू आर मेकिंग इट मोर इंटरैक्टिव एंड फन। ये सारी बातें हैं इसके अंदर। इट कैन मूव फ्रीली, एंगेज इन हैंड्स ऑन लर्निंग, रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज, प्रोवाइड एक्सप्लेनेशंस, राइट? सो दिस जेनरेटिव एआई का मतलब, जब कुछ आपने 4 चीजें दी, वो आपको 5वीं चीज आपको जनरेट कर रहा है, right? It is a type of technology that uses deep learning models, that is it is creating new content, text की फॉर्म में, images की फॉर्म में, even sound की फॉर्म में. So Iris uses generative AI to understand, to respond to the students through questions उनकी जो needs है. और
ये आपके फ्यूचर एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। आप एडवांस टेक्नोलॉजी जब AI ऐसे स्कूल्स के अंदर आ रही है, मोर पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस होता जा रहा है बच्चों को, और ज़्यादा इट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स बेटर, टू इंस्पायर देम टू लर्न इन न्यू वेज। अगस्त 2023 के अंदर इंडिया इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट एवर AI स्कूल, वो भी केरला में। तो ये दिखा रहा है कि इंडिया इज एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, इट इज एक्सप्लोरिंग न्यू वेज टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स फॉर स्टूडेंट्स। सॉर्टेड है जी। चलिए चलते हैं हमारे आज के लास्ट आर्टिकल पे, जिसमें हम बात करेंगे कोल सेक्टर की। मैं चाहूँ तो आपको सिंपल ये कहानी ऐसे लेके जा सकती हूँ कि अच्छा कोल सेक्टर क्या चैलेंजेस, इंडिया क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है रिलेटेड टू कोल, और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसे बात खत्म नहीं करनी है। India has taken a groundbreaking step in its coal sector with the unveiling of Coal Logistic Plan and Policy, a transformative initiative जिसका aim है at modernizing coal transportation. क्या challenges हैं that are related to coal for India? ये बता सकते हैं, बट अब भी रुकते हैं। पहले ना थोड़ा सा वन ऑन वन डिस्कशन करते हैं। क्या समझते हो कोल को लेके, ये पॉलिसी को लेके? क्या है ये कॉल लॉजिस्टिक प्लान एंड पॉलिसी? मैं सिंपल टर्म में बताऊं, एक इनिशिएटिव है जिसका एम है एट इम्प्रूविंग, मतलब कोल को आप कैसे ट्रांसपोर्ट करो अक्रॉस द कंट्री। वाइटल एनर्जी सोर्स है ना, सो इट इज एम्ड एट इम्प्रूविंग हाउ कोल इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द कंट्री। इंडिया ने चैलेंजेस फेस किए हैं इन मूविंग कोल एफिशिएंटली। हाई डिमांड पीरियड्स के टाइम पे बहुत दिक्कतें आई हैं। ट्रांसपोर्टिंग कोल बाय रेल हैज बीन वेरी चैलेंजिंग। डिस्ट्रप्शंस होती हैं इन कोल सप्लाई टू पावर प्लांट्स। सो कोल लॉजिस्टिक्स प्लान एंड पॉलिसी का एम है कोल ट्रांसपोर्टेशन को और बेटर करना, तरीकों को इंप्रूव करना, एंटायर प्रोसेस को, स्टोरिंग, लॉजिस्टिक, हमने लॉजिस्टिक के बारे में बात करी है, स्टोरिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, कोल की डिलीवरी टू द प्लेसेस, पावर प्लांट्स में, स्टील मिल्स में, सीमेंट फैक्ट्रीज में। तो कैसे आप चीज़ों को, फिर लॉजिस्टिक को, ये इस पूरे एंटायर प्रोसेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हो? तो ये पॉलिसी सजेस्ट करती है शिफ्टिंग टुवर्ड्स यूजिंग रेलवेज मोर इफेक्टिवली, राइट। सो बाय इंप्रूविंग कॉल लॉजिस्टिक पॉलिसी का होप है और ज्यादा पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे। एयर पोल्यूशन कम होगा, ट्रैफिक कंजेशन और कम होगा, दैट इज कॉज्ड बाय कोल ट्रांसपोर्टेशन, राइट। कार्बन एमिशंस वो कम होंगी बाय अराउंड लाइक 1 लाख टन्स पर ईयर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोल क्या है? ज्योग्राफी में एंटर कर जाओ। टाइप्स ऑफ रॉक पढ़े कि नहीं पढ़े? ज्योग्राफी, एनसीईआरटी। Coal is a naturally occurring combustible sedimentary rock. कोल रिजर्व्स इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ है? मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, ये बेल्ट लगाओ, उड़ीसा वाली, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये बेल्ट, मध्य प्रदेश। 70% डोमेस्टिक रॉ कोल डिस्पैच होता है इंडिया में यहाँ से। कोल के टाइप्स सोचो, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। सबसे अच्छा मतलब कंटेंट जिसकी बात करूं 80 to 95% कार्बन कंटेंट एंथ्रासाइट में, बिटुमिनस में 60 to 80%, निग्लाइट में 40 to 55%। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? कोल की सिग्निफिकेंस भी आपको पता है आज के टाइम पे। इट प्लेज अ वेरी ह्यूज रोल इन मीटिंग कंट्रीज एनर्जी नीड्स, दैट इज अकाउंटिंग फॉर 55% ऑफ द एनर्जी दैट इज यूज्ड इन इंडिया, वो यहां से आ रही है। क्या दिक्कतें आ रही हैं बताइए? व्हाट आर द चैलेंजेस दैट आर रिलेटेड टू कोल? पहले तो आंख बंद करके अपना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आ जाता है। कोल माइनिंग, बर्निंग, गैसेस रिलीज होती हैं, एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन आती है, फॉरेस्ट डैमेज, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, बहुत दिक्कतें हैं। फिर उसके बाद हेल्थ रिस्क भी पड़ता है। नियर जो माइंस के पास रह रहे हैं, पावर प्लांट्स के पास रह रहे हैं, उनकी रेस्पिरेटरी डिसीजेज बहुत होती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर लैंड एक्विजिशन और रिहैबिलिटेशन वाली दिक्कत भी है ना। गेटिंग लैंड फॉर कोल माइनिंग कैन मी, इसका मतलब यू नीड टू डिस्प्लेस कम्युनिटीज एंड डिस्ट्रक्ट देयर लाइव्स एज वेल। फिर यू मेक श्योर कि वो लोग यू आर प्रॉपरली रीसेटलिंग देम, राइट। तो ये जी टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट आ जाता है। जस्ट मिनट, टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट आ जाता है, मतलब बहुत तरीके हैं, अभी भी हैं टू मेक कोल क्लीनर, कार्बन कैप्चर, स्टोरेज, ये सब है। दे आर एक्सपेंसिव, दे आर डिफिकल्ट टू यूज वाइडली। इंडिया हैज नॉट बीन एबल टू अडॉप्ट दीज टेक्नोलॉजीज वाइडली बिकॉज ऑफ द कॉस्ट, बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इशू,
रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन की जब बात होती है, इंडिया इज यूजिंग एंड इंडिया वांट्स टू यूज मोर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. कोल है, विंड पावर है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि बंद कर दो एकदम से रातों रात और फिर तो आप अगले दिन बस इस पे ट्रांजिशन कर जाओ या अगले 2 साल के अंदर आपको रिन्यूएबल एनर्जी लेनी है, कोल बंद कर दो, ऐसा नहीं हो सकता. Shifting away from coal is a very big challenge and India is working to balance its need for energy with its goals. तो तभी तो इंडिया कहता है, क्या कहता है? इंडिया advocates for phase down of coal power instead of complete phase out. क्यों? Industries, businesses, households. Coal is a major source of electricity generation. अगर मैं phase out कर दूं coal abruptly, सारी shortage हो जाएगी यहाँ पर. राइट, इंडिया ने बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है इन कोल बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट्स हैं. फेजिंग आउट की बात कर दोगे दैट टू वेरी क्विकली इट कुड लीड टू वो इन्वेस्टमेंट्स हैं, हमारी इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पे. और हमारी पॉपुलेशन को देखो आप, इस हिसाब से मैं एब्रप्टली नहीं हो सकता. हाँ, हम कम कर रहे हैं, राइट. सो दैट इज वाई इंडिया ऑलवेज सेज फेज आउट नहीं, फेज डाउन. और हमें क्या करना चाहिए? एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव करो, एनर्जी रिसोर्सेज में और डाइवर्सिफिकेशन लेकर आओ, क्लीनर कोल टेक्नोलॉजीज की तरफ ट्रांजिशन करते हैं और सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस प्रमोट करते हैं. ठीक है जी, तो ये सब आपके वे फॉरवर्ड में भी लिखा जा सकता है. ये था आज का सेशन. उम्मीद करती हूँ आपको चीजें क्लियर हो गई हो. कोई डाउट हो, स्टिल यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ. हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू.